Assalamu alaikum everyone. Today we are going to discuss the chemistry portion of MDK test जो कि सखर IBA ने सीबा टेस्टिंग सर्विस ने कंडक्ट की थी 26 अक्टूबर को। उसका केमिस्ट्री का पोर्शन हम डिस्कस करते हैं विद एक्सप्लेनेशन। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन केमिस्ट्री का हमारे पास है व्हेन 1 mole of a substance is decomposed preferably as compared to evaporation, the decomposition has। तो यहाँ पे बेसिकली पूछा जा रहा है कि अगर तो कोई सब्सटेंस है उसका 1 मोल डिकम्पोज हो रहा है, मीन्स वो एवापोरेट भी हो सकता था लेकिन वो डिकम्पोज होने को प्रेफर कर रहा है, तो इस केस में डिकम्पोजिशन की एनर्जी क्या होगी। तो अगर हम वैसे बात करें जनरली तो एवापोरेशन में क्या होता है, एवापोरेशन में जो सरफेस के मॉलिक्यूल्स हैं वो एस्केप आउट हो जाते हैं, उसके लिए भी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। और अगर हम डिकम्पोजिशन की बात करें तो उसमें जो है केमिकल बॉन्ड्स जो हैं वो टूटते हैं, बेसिकली उनका ब्रेक डाउन होता है, उसमें भी एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। अब जो डिकम्पोजिशन का प्रोसेस होगा वो भी एनर्जी रिक्वायर करता है, एवापोरेशन के प्रोसेस में भी एनर्जी चाहिए होती है, लेकिन एवापोरेशन के लिए एनर्जी कम चाहिए होती है और डिकम्पोजिशन के लिए हमें ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। लेकिन यहाँ पे जो थोड़ा क्वेश्चन को समझने की बात है, यहाँ पे कह रहा है कि एक सब्सटेंस एवापोरेशन के कंपैरिजन में डिकम्पोज जल्दी हो रहा है, वो डिकम्पोज होने को प्रेफर कर रहा है। इट मीन्स इस केस में डिकम्पोजिशन के लिए कम एनर्जी चाहिए, जब भी वो इवापोरेट नहीं हो रहा वो डिकम्पोज हो रहा है इजीली। तो इसका करेक्ट आंसर बेसिकली हमारे पास होगा लो एनर्जी, ए। देन सेकंड हमारे पास क्वेश्चन है एट स्टार्ट ऑफ रिएक्शन रेट क्या होगा। जब भी कोई रिएक्शन हम स्टार्ट करते हैं, सपोज ए एंड बी आपस में मिलके क्या बनाते हैं, ए बी। तो स्टार्टिंग में जब हम कोई भी रिएक्शन स्टार्ट करते हैं तो उस टाइम पे हमारे पास रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन उस टाइम पे जीरो होती है। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे हमारा जो टाइम जो है वो पास होता जाएगा, वैसे वैसे जो है वो प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हो जाएगी। तो इनिशियली अगर हम देखें एट द स्टार्ट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन के स्टार्ट में जो फॉरवर्ड जो रेट होता है वो ज्यादा होता है बेसिकली, और जो रिवर्स रेट होगा वो नहीं होता क्योंकि प्रोडक्ट्स अभी बनी ही नहीं होती। तो हम कह सकते हैं कि एट द स्टार्ट ऑफ रिएक्शन उस टाइम का जो रेट होगा बेसिकली वो हाई होता है। तो अगर हम ऑप्शंस को देखें तो फर्स्ट ऑप्शन है एवरेज रेट इज हाई। अब एवरेज रेट हम कैलकुलेट स्टार्ट पे नहीं कर सकते। इंस्टेंटेनियस रेट इज हाई, वो रेट जो एट द स्टार्ट ऑफ रिएक्शन वो हाई होता है क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत तेजी से काम कर रहा होता है। बोथ रेट्स आर सेम नहीं होगा, बोथ रेट्स आर स्लो भी नहीं होगा, तो उसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी, इंस्टेंटेनियस रेट इज हाई। ओके, नेक्स्ट वी हैव विच इज नॉट ट्रू अबाउट बेंजीन। अब इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो कि बेंजीन के बारे में गलत है, विच इज नॉट ट्रू अबाउट बेंजीन। तो ऑप्शन ए को अगर हम देखें sp2 हाइब्रिडाइजेशन, तो हमें पता है कि कार्बन बेंजीन में कार्बन एंड कार्बन के बीच अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड होते हैं और इनकी जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो sp2 होती है। सेकंड ऑप्शन है फ्रैक्शनल बॉन्ड ऑर्डर, तो बेंजीन का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 1.5 होता है, फ्रैक्शंस में है, तो यस इसका बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शनल होता है। थर्ड जो है वो है नो एलिमिनेशन रिएक्शन, तो हमें पता है कि बेंजीन जो है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस करता है, एलिमिनेशन रिएक्शन बेंजीन नहीं करता, तो ये भी ट्रू है बेसिकली। अगर हम ऑप्शन डी को देखें, यहाँ पे कह रहा है कि बेंजीन है 6 साइड्स फॉर मोनो सब्स्टिट्यूशन। अब जब भी बेंजीन में हम सब्स्टिट्यूशन करवाते हैं किसी भी इलेक्ट्रोफाइल की सपोज, तो ये इलेक्ट्रोफाइल अगर तो इस कार्बन पे लगे, इस पे लगे, इस पे लगे, या एनी ऑफ द कार्बन पे जाके ये जो सब्स्टिट्यूट जाके लगेगा तो हमें एक ही प्रोडक्ट मिलेगी। भले आपका जो है वो प्रोडक्ट ऐसी बन रही है, आपका सब्स्टिट्यूट इस पोजीशन पे लग रहा है या आपका सब्स्टिट्यूट किसी दूसरी पोजीशन पे लग रहा है। तो बेसिकली होता क्या है कि आपके बेंजीन में सारे हाइड्रोजन एटम्स जो है वो इक्विवेलेंट होते हैं, तो कोई भी एक हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो जाता है। तो बेंजीन के पास बेसिकली एक ही साइट होती है मोनो सब्स्टिट्यूशन के लिए।
उसके पास 6 साइड्स नहीं होती क्योंकि सारे कार्बन एंड हाइड्रोजन जो है वो इक्विवेलेंट होते हैं, तो ये बात इसकी गलत है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी। Then next we have during Clemmensen reduction of aldehyde and ketone, carbonyl group into alkane group is carried out with। तो क्लेमेंसन रिडक्शन जो होती है एल्डिहाइड एंड कीटोन की, बेसिकली उसमें क्या होता है, उसमें एल्डिहाइड एंड कीटोन ग्रुप कन्वर्ट हो जाते हैं अल्केन में। और ये जो पूरा रिएक्शन होता है, जो क्लेमेंसन रिडक्शन का जो प्रोसेस होता है, वो होता है इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक अमलगम एंड कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो यहाँ पे जो ऑप्शन सी है हमारा वो करेक्ट होगा। क्लेमेंसन रिडक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक अमलगम, जो जिंक मरकरी लिखा हुआ है इसको जिंक अमलगम कहते हैं, एंड कंसंट्रेटेड HCl की प्रेजेंस में होता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। ओके, then next we have a question related to the theoretical yield and percentage yield। So the question says हमें एक केमिकल रिएक्शन दिया गया है फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया का, N2 plus 3H2 gives 2 moles of NH3। कहा जा रहा है कि अगर तो नाइट्रोजन के हम 56 ग्राम्स ले रहे हैं, हाइड्रोजन के 12 ग्राम्स ले रहे हैं, तो अमोनिया के 51 ग्राम्स बन रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो हमें थ्योरेटिकल यील्ड बतानी है और परसेंटेज यील्ड बतानी है, तो बेसिकली ये एक न्यूमेरिकल है। तो अगर हम देखें कि नाइट्रोजन के 56 ग्राम एंड हाइड्रोजन के 12 ग्राम, तो अगर हम नाइट्रोजन के 56 ग्राम्स को कन्वर्ट करें मोल्स में, तो ये हो जाएगा 56/28। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 2 मोल्स। ओके, सो अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन अगर हम देखें दिस, तो 1 मोल ऑफ अमोनिया कितने मोल्स अमोनिया के प्रोड्यूस कर रहा है, प्रोड्यूसेस 2 moles of ammonia, sorry, 1 mole of nitrogen produces 2 moles of ammonia। तो यहाँ पे हमने कितने लिए हैं, नाइट्रोजन के 2 मोल्स लिए हैं। तो अगर हम देखें 1 मोल नाइट्रोजन का 2 मोल्स बना रहा है, तो 2 मोल नाइट्रोजन के कितने बनाएगा, 2 into 2 is equals to 4 moles of ammonia। अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन अगर हम नाइट्रोजन के 2 मोल्स ले रहे हैं, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है, 56 ग्राम को मोल्स में कन्वर्ट करेंगे तो वो 2 मोल्स हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन अगर हम नाइट्रोजन के 2 मोल्स लेंगे तो अमोनिया के कितने मोल्स बनने चाहिए, 4 मोल्स। और इन 4 मोल्स को अगर हम मास में कन्वर्ट करें तो मोल्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे अमोनिया के मोलर मास से, वो होता है 17। तो 4 into 17 हमारे पास आंसर आ जाएगा 68 ग्राम। तो बेसिकली अकॉर्डिंग टू केमिकल इक्वेशन कितनी अमाउंट बननी चाहिए अमोनिया की, 68 ग्राम। ये हो गई आपकी थ्योरेटिकल यील्ड। और क्वेश्चन में ही बता रहा है कि अमोनिया की कितनी प्रोडक्ट बनी है, वो बनी है 51 ग्राम। ये हो गई आपकी प्रैक्टिकल यील्ड। तो थ्योरेटिकल यील्ड तो हमें मिल गई कि 68 ग्राम। अब हम प्रैक्टिकल यील्ड अगर हम परसेंटेज यील्ड निकालना चाहें तो परसेंटेज यील्ड हो जाएगा, परसेंटेज यील्ड इज इक्वल्स टू प्रैक्टिकल यील्ड अपॉन थ्योरेटिकल यील्ड। तो प्रैक्टिकल यील्ड हमारे पास गिवन है 51/68। तो यहाँ इनटू 100 कर देंगे हम, तो यहाँ पे हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 75%। तो थ्योरेटिकल यील्ड हमारे पास आ रही है 68 ग्राम, परसेंटेज यील्ड हमारे पास आ रही है 75 ग्राम और 75%। तो अगर हम ऑप्शंस में देखें तो ए जो ऑप्शन है इसमें कहा गया है कि थ्योरेटिकल यील्ड 68 ग्राम, ये तो सही है, लेकिन प्रैक्टिकल यील्ड 75%, ये भी सही है। लेकिन अगर हम ऑप्शन सी को देखें तो यहाँ पे कह रहा है कि थ्योरेटिकल यील्ड 68 ग्राम बनेगी, ये ओके है, लेकिन प्रैक्टिकल यील्ड यहाँ पे कह रहा है कि 33% बनेगी, तो ये हो जाएगा गलत। और हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, थ्योरेटिकल यील्ड विल बी 68 ग्राम्स एंड परसेंटेज यील्ड विल बी 75%। ओके, so next we have, the question says basically when standard hydrogen electrode is connected with copper electrode using salt bridge and external wire, तो क्या होगा। अब अगर हम बात करें कि हमारे पास दो इलेक्ट्रोड्स बेसिकली कनेक्टेड हैं आपस में बाय सॉल्ट ब्रिज। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की अगर हम वोल्टेज की बात करें तो उसकी होती है 0 वोल्ट, और कॉपर इलेक्ट्रोड की जो वोल्ट की जो वैल्यू होती है वो होती है +0.34।
कॉपर इलेक्ट्रोड की जो वैल्यू होती है रिडक्शन पोटेंशियल वो होती है 0.34 वोल्टेज। तो जिसकी वैल्यू कम होगी बेसिकली वहां से इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे उस इलेक्ट्रोड की तरफ जिसकी वैल्यू हाई होती है, ओके, जिसकी वोल्टेज ज्यादा होती है। तो यहाँ पे बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स SHE से, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ मूव होना शुरू होंगे। और होगा क्या, बेसिकली जो कॉपर के आयंस होंगे वो रिड्यूस होंगे। अब वैसे जनरली अगर हम बात करें तो जिसकी जो है पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होती है वहां पे रिडक्शन होता है, इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं वो। और जिसकी पोटेंशियल की वैल्यू लो होती है वहां पे ऑक्सीडेशन होता है, इलेक्ट्रॉन्स लूज होते हैं। अब कॉपर इलेक्ट्रोड की क्योंकि पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा है तो यहाँ पे क्या होगा, रिडक्शन होगी, इलेक्ट्रॉन गेन होंगे। और Cu2+ यहाँ पे आकर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और वो रिड्यूस होगा। So the correct option is Cu2+ reduces. कॉपर reduces ये गलत हो जाएगा क्योंकि कॉपर जो है वो मेटल फॉर्म में है। H+ रिड्यूस नहीं होगा, ऑक्सीडाइज होगा। और H2 जो है वो भी रिड्यूस नहीं होगा। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगी, और ये ऑक्सीडाइज्ड होगा। So the correct option is B, Cu2+ reduces. Then question number 88. The ionic compound among the following with the highest lattice energy. अब ये सारे आयोनिक कंपाउंड्स हमें दिए गए हैं और पूछा जा रहा है कि हाईएस्ट लेटिस एनर्जी किसकी होगी। अगर हम लेटिस एनर्जी की बात करें तो लेटिस एनर्जी वो एनर्जी होती है जब दो अपोजिटली चार्ज्ड आयंस एक दूसरे के करीब आते हैं टू फॉर्म एन आयोनिक कंपाउंड, तो उस टाइम पे जो एनर्जी रिलीज्ड होती है उसको कहते हैं लेटिस एनर्जी। अब लेटिस एनर्जी दो चीज़ों पे डिपेंड करती है। एक ये डिपेंड करती है चार्ज पे, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतनी लेटिस एनर्जी ज़्यादा होगी। और दूसरा ये डिपेंड करती है डिस्टेंस पे, उस डिस्टेंस के अपोजिटली जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। डिस्टेंस जितना कम होगा आयंस के बीच में, अट्रैक्शन उतनी ज़्यादा होगी और उनको तोड़ने के लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए होगी। तो जितना कम डिस्टेंस होगा उतनी जो है वो लेटिस एनर्जी ज़्यादा होगी। तो अगर हम इन चारों को कंपेयर करें तो हमें पता है कि लिथियम, देन सोडियम, देन पोटेशियम, देन सीशियम, जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे जाते हैं तो इनका साइज इंक्रीज होता है। और सेम इज ट्रू फॉर फ्लोरीन, क्लोरीन, एंड देन आयोडीन। सो अगर हम देखें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एंड सीशियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन एंड आयोडीन, तो यहाँ पे इनके पास +1 चार्ज है सबके पास और इन सबके पास -1 चार्ज है। तो चार्ज तो दोनों की इक्वल है। यहाँ पे चार्ज से हम कंपेयर नहीं करेंगे, यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे साइज से। तो अगर हम देखें यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट साइज जो होगा वो लिथियम एंड फ्लोरीन का होगा। तो इनके आपस में जब लिथियम का आयन एंड फ्लोराइड आयन आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर जो है ये जब आयोनिक बॉन्ड बनाएंगे तो इनका डिस्टेंस कम होगा, जिसकी वजह से इनके बीच में अट्रैक्शन ज्यादा होगी और इनको तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा चाहिए होगी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, लिथियम फ्लोराइड। इसकी जो है इन सब से अगर हम कंपेयर करें तो लेटेस्ट एनर्जी ज्यादा होगी। ओके, then next we have all of the following have two bond pairs and show linear geometry except। यहाँ पे हमें चार बेसिकली कंपाउंड्स बताए गए हैं और ये कहा गया है कि सबके पास दो बॉन्ड पेयर्स हैं और सबकी जियोमेट्री जो है वो लीनियर है सिवाय एक के। अब किसकी जियोमेट्री जो है वो लीनियर नहीं होगी, हालांकि बॉन्ड पेयर्स अपनी सबके पास जो है वो दो हैं। तो अगर हम देखें सबसे पहले कि टिन क्लोराइड, तो इसकी जो स्ट्रक्चर होती है बेसिकली दिस इज टिन, दिस इज कनेक्टेड टू क्लोरीन थ्रू सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, यहाँ भी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। और इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 यूटिलाइज हो गए, 2 इसके पास रिमेनिंग बचे। CH2 को अगर हम देखें तो कार्बन एक सल्फर के साथ डबल बॉन्ड बनाता है, दूसरे सल्फर के साथ डबल बॉन्ड बनाता है। हाइड्रोजन साइनाइड को अगर हम देखें तो हाइड्रोजन इज कनेक्टेड टू साइनाइड सॉरी कार्बन, एंड कार्बन इज कनेक्टेड टू नाइट्रोजन थ्रू ट्रिपल बॉन्ड। और कार्बन डाइऑक्साइड को देखें तो कार्बन इज कनेक्टेड टू 1 ऑक्सीजन थ्रू डबल बॉन्ड एंड सेकंड ऑक्सीजन थ्रू डबल बॉन्ड। अब इन सबको अगर हम देखें तो यहाँ पे जो सेंट्रल एटम है इसकी वैलेंसी कंप्लीट है। ओके, इसके चारों जो है इलेक्ट्रॉन्स हैं कोई लोन पेयर नहीं है, तो ये लीनियर ज्योमेट्री बना रहा है, ये भी लीनियर ज्योमेट्री बना रहा है, कोई लोन पेयर नहीं है।
ये भी लीनियर ज्योमेट्री बना रहा है, लेकिन इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो लीनियर नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक लोन पेयर प्रेजेंट है, और इस लोन पेयर की वजह से इसकी जो स्ट्रक्चर हो जाती है बेसिकली वो थोड़ी बेंट टाइप हो जाती है। लोन पेयर की वजह से इसकी स्ट्रक्चर या तो एंगुलर हो जाएगी, या बेंट हो जाएगी, या वी शेप्ड हो जाएगी। तो इसके लिए हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ए, टिन क्लोराइड। इसकी लीनियर ज्योमेट्री नहीं होगी, बाकी सबकी होगी। ओके, देन नेक्स्ट we have, if ionization energy of an element is greater than, so the option says, option A, more is its reducing power, more is its electropositivity, less is its metallic character, and more is its atomic radius. अगर हम आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो आयोनाइजेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है जब भी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना होता है फ्रॉम एन एटम, तो उसके लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसको कहते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। अब आयोनाइजेशन एनर्जी एलिमेंट की ग्रेटर है, इट मींस वो इतना इजीली इलेक्ट्रॉन्स को लूज नहीं कर पा रहा, वो इजीली इलेक्ट्रॉन्स को नहीं डोनेट कर रहा, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स को टाइटली अपने पास जो है वो अट्रैक्ट करके रख रहा है। तो इसकी वजह से क्या होगा? अगर तो ये इलेक्ट्रॉन्स को लूज नहीं कर पा रहा, इट मींस इसकी इलेक्ट्रोपॉजिटिव जो नेचर होगी वो कम होगी। तो जो बी ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए सेज मोर इज इट्स रिड्यूसिंग पावर। अब रिड्यूसिंग पावर होती है द पावर टू और द एबिलिटी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को इजीली लूज नहीं कर पा रहा, तो इसका रिड्यूसिंग पावर ज्यादा नहीं होगा, कम होगा। तो ये भी ऑप्शन आपका गलत है। देन थर्ड ऑप्शन अगर हम देखें, लेस इज इट्स मेटेलिक कैरेक्टर। तो बेसिकली जो मेटल्स होते हैं उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी लो होती है और वो इजीली इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं। तो यहाँ पे इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स को इजीली लूज नहीं कर पा रहा, इट मींस इसका मेटेलिक कैरेक्टर जो होगा वो कम होगा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, लेस इज इट्स मेटेलिक कैरेक्टर। एंड हायर आयोनाइजेशन एनर्जी का मकसद है कि स्मॉलर एटॉमिक रेडियस। तो आपका ऑप्शन डी भी गलत हो जाएगा। सो यहाँ पे बेसिकली अगर तो किसी एलिमेंट की आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है, इट मींस वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज नहीं कर पा रहा, उसका इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर कम होगा, और इन दोनों की वजह से क्या होगा? इनका मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो कम हो जाएगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। So, which compound will not show geometrical isomerism? इनमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं होगी? अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बेसिकली सिस ट्रांस आइसोमर होती है। तो अगर तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कब होगी? जब रोटेशन जो है वो रिस्ट्रिक्टेड हो। मोस्टली जब आपके पास डबल बॉन्ड आ जाते हैं किसी कंपाउंड में, या रिंग आ जाती है, तो उसमें जो रोटेशन जो है वो रुक जाती है। तो देयर इज अ रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन इन रिंग एंड डबल बॉन्ड। तो बेस लेकिन डिपेंड करता है कि किस कंडीशन में होगी। तो इसकी पहली कंडीशन तो ये है कि रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होनी चाहिए, और दूसरी कंडीशन ये है कि डबल बॉन्ड के एडजेसेंट जो कार्बन एटम्स हैं उनके पास लाजमी दो डिफरेंट ग्रुप्स अटैच होने चाहिए। तो अगर हम बात करें साइक्लो अल्केन्स की, तो साइक्लो अल्केन्स में मोस्टली जो रोटेशन होती है वो रिस्ट्रिक्टेड होती है। तो ऑप्शन बी हमारे पास साइक्लो अल्केन का है, ऑप्शन डी हमारे पास साइक्लो अल्केन का है। तो ये दोनों तो हो जाएंगे गलत। अब अगर हम ऑप्शन ए एंड सी को देखें तो दोनों में डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड की वजह से इनमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो सकती है। लेकिन अगर हम ब्यूट टू इन को का स्ट्रक्चर देखें तो 1 2 3 4 टू ब्यूटीन। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा CH3, यहाँ पे H, यहाँ पे H, और यहाँ पे CH3। ये हो गया आपका 2 ब्यूटीन। और अगर हम पेंट 1 इन 1 पेंटीन को बनाना चाहें तो 1 2 3 4 5, दिस इज 1 पेंटीन। तो यहाँ पे हो जाएगा CH2 एंड CH2 CH2 CH3। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अगर तो डबल बॉन्ड होंगे तो उनमें होगा। ओके, ये तो दोनों में है। अब
डबल बॉन्ड के साथ जो कार्बन एटम्स लगे हुए हैं, 2 कार्बन एटम्स, लाजमी कंडीशन ये है कि कार्बन के पास जो 2 ग्रुप्स लगे हुए हैं वो डिफरेंट ग्रुप्स हों। अगर हम 2 ब्यूटीन में देखें तो ये जो फर्स्ट कार्बन एटम, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, सेकंड कार्बन एटम के पास एक ग्रुप हाइड्रोजन लगा हुआ है, दूसरा ग्रुप मिथाइल लगा हुआ है, तो दोनों ग्रुप डिफरेंट हैं। अब थर्ड कार्बन एटम के पास एक ग्रुप हाइड्रोजन है, दूसरा ग्रुप मिथाइल लगा हुआ है, इट मींस इस कार्बन के पास भी दोनों ग्रुप्स डिफरेंट हैं। तो इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है। लेकिन अगर हम वन पेंटीन की बात करें तो यहाँ पे जो डबल बॉन्ड के साथ वाले जो कार्बन एटम्स हैं, कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 2, तो कार्बन जो सेकंड वाला कार्बन है, इसके पास एक तो ये वाला ग्रुप लगा हुआ है प्रोपाइल का, और दूसरा इसके पास हाइड्रोजन ग्रुप लगा हुआ है। इसके पास दोनों ग्रुप्स डिफरेंट लगे हुए हैं। अगर हम फर्स्ट कार्बन एटम को देखें तो इसके पास जो 2 ग्रुप्स हैं हाइड्रोजन, वो सेम है। उसकी वजह से यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होगी। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल कब होगी? जब कार्बन एटम के पास जो 2 ग्रुप्स लगे हुए हैं वो डिफरेंट हो। सो हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ए, ब्यूट 2 इन, सॉरी ए नहीं, सी, पेंट 1 इन। इसके पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं होगी, इट विल नॉट शो। ओके, so the correct option is C. Then next we have, question number 92, the mass of hydrogen gas needed to produce 51 gram ammonia. तो ये भी बेसिकली स्टेशियोमेट्रिक कैलकुलेशन से ही क्वेश्चन लिया गया है। आई थिंक मास मास रिलेशनशिप है। अमोनिया की प्रोडक्शन के लिए हाइड्रोजन जो रिक्वायर्ड होती है, तो हाइड्रोजन का कितना मास अगर हम लेंगे तो अमोनिया का 51 ग्राम बनेगा। तो सबसे पहले अगर हम इक्वेशन को देखें तो हमारे पास अमोनिया की फॉर्मेशन की इक्वेशन कौन सी है? N2 plus 3H2, it gives 2 moles of ammonia. तो यहाँ पे अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, 2 मोल अमोनिया के बनाने के लिए हाइड्रोजन के 3 मोल्स रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे कह रहा है कि 51 ग्राम अमोनिया बनाना है। तो अगर हम 51 को अमोनिया के मोलर मास 17 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 मोल्स। इट मीन्स 51 ग्राम किसके बराबर है? 3 मोल्स के बराबर है। तो हमें अमोनिया के 3 मोल बनाने हैं, उसके लिए हमें हाइड्रोजन कितना चाहिए होगा? तो अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, 2 मोल्स ऑफ अमोनिया के लिए हमें हाइड्रोजन कितना रिक्वायर्ड है? हाइड्रोजन के 3 मोल्स रिक्वायर्ड है। ओके, 2 मोल्स ऑफ अमोनिया रिक्वायर्स 3 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। हमें कितना बनाना है? हमें बनाना है 3 मोल्स। तो 3 मोल्स ऑफ अमोनिया के लिए हमें क्या रिक्वायर्ड होगा? ये हो जाएगा 3/2 इंटू 3, आंसर विल बी 3/2, आंसर विल बी 4.5। तो अगर हम अमोनिया के 3 मोल्स बनाना चाह रहे हैं तो हमें हाइड्रोजन के 4.5 मोल्स रिक्वायर्ड होंगे। अब हमसे ये पूछा जा रहा है कि हाइड्रोजन का मास कितना होगा, तो हम मोल्स को मास में कन्वर्ट कर देंगे। सिंपली हम मोल्स को मल्टीप्लाई कर देंगे इसके मॉलिक्यूलर मास से, मोलर मास से 2, आंसर आ जाएगा हमारे पास 9। तो हमें बेसिकली 51 ग्राम अमोनिया बनाने के लिए हाइड्रोजन के 9 ग्राम्स रिक्वायर्ड है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। Then question number 93, digestion of protein started when food enters in. अब बेसिकली फूड जो हम इंटेक करते हैं उसके अंदर जो प्रोटीन्स होते हैं, उसके अंदर अमाइनो एसिड्स होते हैं, वो हमारी बॉडी के अंदर जाके किस ऑर्गन में जो है वो डाइजेस्ट होते हैं। तो बेसिकली जो प्रोटीन्स की डाइजेशन होती है वो स्टमक में होती है, क्योंकि स्टमक में जो है वो एंजाइम होता है पेप्सिनोजेन, उसकी वजह से प्रोटीन जो है वो ब्रेक डाउन होता है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। प्रोटीन की जब भी डाइजेशन होगी वो कहाँ स्टार्ट होगी? स्टमक में। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, स्टमक। देन 94, सिलेक्ट द स्टैंडर्ड कंडीशन फॉर टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब यहाँ पे बेसिकली सिंपल क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर का पूछा गया है, एसटीपी। तो हमें पता है कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर हमारे पास होता है 273 केल्विन, और इसको अगर हम सेंटीग्रेड में देखें तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, या 0 सेल्सियस। और प्रेशर हमारे पास जो होता है, जो स्टैंडर्ड प्रेशर होता है वो 1 एटमॉस्फेयर होता है।
और 1 एटमॉस्फेयर बराबर होता है 760 टॉर के, और यही बराबर होता है आपका 14.7 psi के। तो अगर तो आपका प्रेशर 14.7 psi है, 760 टॉर है, 1 एटमॉस्फेयर है, और टेम्परेचर आपका 273 केल्विन है या 0 सेल्सियस है, तो वो आपकी स्टैंडर्ड कंडीशंस हो जाएगी। अब अगर ऑप्शन ए को हम देखें तो वहां पे 1 एटमॉस्फेयर तो सही है लेकिन 0 केल्विन गलत है। ऑप्शन बी में देखें 760 टॉर तो सही है लेकिन 25 डिग्री गलत है। ऑप्शन सी में दोनों गलत है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगा डी, 14.7 psi एंड 0 सेल्सियस। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड कंडीशन आ जाती है टेम्परेचर एंड प्रेशर की। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी। Then next 95, which of the following is not a state function? अब state function तो बेसिकली वो होता है जो इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स पे डिपेंड करता है। अब एंथैल्पी, इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर, ये सारे इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स पे डिपेंड करते हैं, पाथ पे डिपेंड नहीं करते। जबकि वर्क जो है वो आपका पाथ पे डिपेंड करता है, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स पे डिपेंड नहीं करता। जो इनमें से वो ऑप्शन जो स्टेट फंक्शन नहीं है वो कौन सा है? वर्क। So the correct option is B, work. Okay. Then next we have which one is not a type of stereoisomerism? अब हमें पता है कि हमारे पास बेसिकली दो तरह के आइसोमेरिज्म होती हैं, एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, दूसरा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो ये तीनों जो स्टार्टिंग वाले ऑप्शन है, कन्फर्मेशनल, ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ये तीनों स्टीरियो आइसोमेरिज्म की टाइप्स हैं, जबकि मेटामेरिज्म जो है वो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की टाइप है। तो यहाँ पे जो टाइप स्टीरियो आइसोमेरिज्म की नहीं है वो होगी मेटामेरिज्म। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी, मेटामेरिज्म। ओके। देन क्वेश्चन नंबर 97 यहाँ पे पूछा जा रहा है कि फॉर्मिक एसिड रिएक्ट्स विद इथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट विल प्रोड्यूस। अब ये कह रहा है कि एसिड जब अल्कोहल के साथ रिएक्ट करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड तो क्या चीज बनेगी। तो हमें पता है कि हमने पढ़ा है कि जब भी एसिड एंड अल्कोहल आपस में रिएक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट बनती है ईस्टर, और उस प्रोसेस को कहते हैं ईस्टरिफिकेशन। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी वो बनेगी ईस्टर प्रोडक्ट बनेगी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, ईस्टर। Then next we have K is called specific rate constant because it is। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो रेट होता है बेसिकली, तो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। सपोज करें हमारे पास कोई भी रिएक्शन है A प्लस बी, जिसमें हमारे पास जो रिएक्टेंट्स हैं वो A एंड B हैं, और ये मिलकर बना रहे हैं AB। इसका रेट हम ऐसे लिख सकते हैं, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अगर हम प्रोपोर्शनलिटी के साइन हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? रेट इज इक्वल्स टू के, देन ए, देन कंसंट्रेशन ऑफ बी। अब के को अगर हम देखें तो के का फार्मूला क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये चीज मल्टीप्लीकेशन में, उधर डिवीजन में चली जाएगी। के इज इक्वल्स टू रेट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी। तो के जो है जिसको स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट कहा जाता है, वो क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये क्या है? ये है रेट पर यूनिट कंसंट्रेशन, रेट अपॉन कंसंट्रेशन। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए। जबकि ऑप्शन बी जो है टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, ये गलत हो जाएगा। के की वैल्यू टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती। यहाँ पे कह रहा है कि डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन। और ऑप्शन डी कह रहा है कि यूनिट लेस, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि डिपेंड करता है कि आपका जो रिएक्शन है वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, सेकंड ऑर्डर है या थर्ड ऑर्डर है, तो उसके हिसाब से इसके अलग अलग यूनिट्स होते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ए, इट इज called as specific rate constant because it is rate per unit concentration. Okay. Then next we have number of sigma bonds in methyl chloride is due to sp3s overlap। तो यहाँ पे बेसिकली कह रहा है कि मिथाइल क्लोराइड में जो सिग्मा बॉन्ड sp3 एंड s की ओवरलैपिंग से बन रहे हैं वो कितने होंगे। तो अगर हम देखें मिथाइल क्लोराइड क्या हो जाएगा? CH3Cl। अब इसमें हमारे पास कार्बन की जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो sp3 होती है। कार्बन के 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इस तरह से अरेंज होंगे, 1 2 3 एंड 4। ओके। 3 हाइड्रोजन एटम इसके पास लगे हुए, एक हाइड्रोजन एटम का s ऑर्बिटल, दूसरे हाइड्रोजन एटम का s ऑर्बिटल, थर्ड हाइड्रोजन एटम का s ऑर्बिटल,
और फोर्थ जो है वो क्लोरीन के साथ अटैच है। अब क्लोरीन का अगर हम एटॉमिक मास देखें तो वो एटॉमिक नंबर देखें तो वो होता है 17। ये हो जाएगा 1s 2s 2p 3s 3p 2 2 6, ये हो गए 10 2 12, बाकी बचे 5। तो इसके 3p में जो 5 होंगे बेसिकली, तो ये कैसे अरेंज होंगे 1 2 3 4 5। तो इसका ये वाला जो p ऑर्बिटल है ये बेसिकली क्या है, बॉन्डेड नहीं है। तो इस क्लोरीन का ये वाला p ऑर्बिटल इस कार्बन के sp3 के साथ ओवरलैप करेगा और ये क्या बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड। तो बेसिकली ये जो सिग्मा बॉन्ड बन रहा है क्लोरीन का p ऑर्बिटल और कार्बन का sp3, तो ये सिग्मा बॉन्ड जो बन रहा है ये sp3 और p की ओवरलैपिंग से बन रहा है। बाकी सारे जो बन रहे हैं वो sp3 और s की ओवरलैपिंग से बन रहे हैं। तो इस कंपाउंड में अंदर 3 ऐसे सिग्मा बॉन्ड्स हैं जो कि sp3 और s की ओवरलैपिंग से बन रहे हैं। सो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारे पास, सी, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स जो कि sp3 s ओवरलैपिंग की वजह से बन रहे हैं वो कितने हैं, 3। Okay, so next we have when pressure is 15-20 torr, then density of oxygen gas will be। अब यहाँ पे बेसिकली ऑप्शंस में से लग रहा है कि हमें जो फार्मूला यूज करना है वो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी से जो फार्मूला डेंसिटी का निकला है जो कि है डी इज इक्वल टू पी एम अपॉन आर टी। ये वाला फार्मूला लगा के हम डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रेशर को एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे आपको प्रेशर दिया गया है टॉर में, तो इसको अगर हम एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करेंगे तो इसको हम सिंपली क्या करेंगे, 760 से डिवाइड कर देंगे। 1520 डिवाइडेड बाय 760, आंसर हमारे पास आ जाएगा 2 एटमॉस्फेयर। ओके, और ऑक्सीजन गैस का O2 का जो मोलर मास होता है वो होता है 32 ग्राम्स। देन इसमें सिंपली हम वैल्यूज पुट अप करेंगे, हमें दो वैल्यूज ही दी गई हैं, उन दो वैल्यूज को पुट अप करेंगे। आरटी को वैसे ही रखेंगे क्योंकि ऑप्शंस में आरटी है सब में। तो प्रेशर आ जाएगा 2 इंटू 32 अपॉन आर टी, आंसर आ जाएगा हमारे पास 64 अपॉन आर टी। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या हो जाएगा, ए, 64 अपॉन आर टी। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी इसी से रिलेटेड है। विच इक्वेशन इज यूज्ड टू कैलकुलेट द कंसंट्रेशन फॉर n मोल ऑफ एन आइडियल गैस। Okay, so which of the following equation is used to basically calculate the concentration for n mole of an ideal gas? अब आइडियल गैस की कंसंट्रेशन मालूम करने के लिए अगर हम जो है आइडियल गैस इक्वेशन को यूज करें तो वो हमारे पास क्या है, पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी। अगर हम थोड़ा इक्वेशन को इधर उधर करें, सपोज मैं वॉल्यूम को इधर ले जाऊं, तो ये हो जाएगा P इज इक्वल्स टू एन आर टी। यहाँ पे वॉल्यूम मल्टीप्लीकेशन में था, यहाँ आ गया डिवीजन में, एन आर टी अपॉन वी। अब यहाँ पे मैं एन अपॉन वी को अलग करूं, आर टी को उधर ले जाऊं, तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि P अपॉन आर टी इज इक्वल्स टू एन अपॉन वी। अब यहाँ पे जो एन अपॉन वी है ये है बेसिकली मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, और मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम को हम कंसंट्रेशन भी कह सकते हैं। तो यहाँ से हमें कंसंट्रेशन का फार्मूला मिल गया कि कंसंट्रेशन इज इक्वल्स टू P अपॉन आर टी। तो किसी भी आइडियल गैस के एन मोल्स को फाइंड आउट करने के लिए हम ये वाला फार्मूला यूज करके उसकी कंसंट्रेशन मालूम कर सकते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज P अपॉन आर टी। करेक्ट ऑप्शन विल बी ए। Another question which is based on a numerical calculation, ये बेसिकली लिमिटिंग रिएक्टेंट का क्वेश्चन है हमारे पास। यहाँ पे कह रहा है कि if 50 gram of magnesium is burnt with 32 gram of oxygen to form magnesium oxide, amount of excess reagent left। एक होगा लिमिटिंग रिएक्टेंट, दूसरा होगा एक्सेस। तो एक्सेस की कितनी अमाउंट बच रही है, तो सबसे पहले तो अगर हम देखें कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है, उसके लिए हमें इक्वेशन चाहिए होगी। इक्वेशन हमारे पास जो है वो मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर हम इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे 2 मोल्स आ जाएगा, यहाँ पे 2 मोल्स। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू केमिकल इक्वेशन 2 moles of magnesium and 1 mole of oxygen produces 2 moles of magnesium oxide। अब यहाँ पे कह रहा है कि हमने मैग्नीशियम के कितने ग्राम्स लिए हैं, 50 ग्राम। अगर हम इसको मोल्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 50 अपॉन 24
इसका आंसर आ जाएगा 2.08 मोल्स और 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है। तो वो हम कैसे देखेंगे, हमें पता है कि 2 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो 2.08 मोल्स कितने प्रोड्यूस करेंगे, वो 2.08 मोल्स ही प्रोड्यूस करेंगे। तो मैग्नीशियम जो है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड के कितने मोल्स प्रोड्यूस करेगा, 2.08। और ऑक्सीजन का जो 1 मोल है 32 ग्राम, वो कितने मोल्स प्रोड्यूस कर रहा है, 2 मोल्स। ऑक्सीजन कितने मोल्स प्रोड्यूस कर रहा है, 2 मोल्स। तो हम देखेंगे कि वो रिएक्टेंट जो लेस मोल्स प्रोड्यूस कर रहा है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन क्या है हमारा, ऑक्सीजन इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब हमें देखना है कि जो एक्सेस रिएजेंट है, एक्सेस रिएजेंट कौन सा हो जाएगा, मैग्नीशियम। इसकी कितनी अमाउंट आखिर में बची, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम यही देखेंगे कि जो है 1 मोल जो अगर तो हम ऑक्सीजन का 1 मोल यूज कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, तो मैग्नीशियम के कितने मोल्स रिक्वायर्ड है, हमें 2 मोल्स रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे यही कह रहा है कि ऑक्सीजन के 32 ग्राम यूज हुए हैं, इट मींस 1 मोल यूज हुआ है। ओके, तो अगर तो 1 मोल ऑक्सीजन का उसको रिक्वायर्ड है 2 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम, तो अगर हमने ऑक्सीजन का 1 मोल लिया तो मैग्नीशियम के 2 मोल्स यूज होने चाहिए। ओके, हमने मैग्नीशियम के कितने मोल्स लिए थे, 2.08, तो हम क्या करेंगे 2.08 से 2 को माइनस कर देंगे, हमारे पास आंसर आएगा 0.08 ग्राम्स। ओके, तो ये 0.08 ग्राम्स हमारे पास जो बचेगा, सॉरी 0.08 मोल्स बचेंगे हमारे पास। तो मैग्नीशियम के हमारे पास मोल्स कितने रिमेनिंग बचे हमारे पास, 0.08 मोल्स। अब इसको हम मैग्नीशियम के मोलर मास 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1.92 ग्राम्स, और 1.92 को हम 2 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, 2 ग्राम्स ऑफ मैग्नीशियम। हमारा जो एक्सेस रिएजेंट होगा वो मैग्नीशियम होगा और उसका कितना अमाउंट बाकी बचा रिएक्शन के एंड में, 2 ग्राम्स। ओके, सो नेक्स्ट, विच कार्बोनाइल कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोफिलिक। अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो फॉर्मिक एसिड है, देन फॉर्मल्डिहाइड, देन कीटोन है हमारे पास, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, ईस्टर है। तो इन सब में से अगर हम देखें तो जिसके पास बेसिकली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स अगर लगे हुए हैं तो उसके पास उसका इलेक्ट्रोफिलिक नेचर जो है वो कम होता है। तो उसके पास, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक नेचर मींस वो उसके पास पॉजिटिव चार्ज आ जाए। अब पॉजिटिव चार्ज जितनी ज्यादा होगी इट मींस वो ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होगा, पॉजिटिव चार्ज जितनी कम होगी इट मींस वो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स कम होंगे वो जो है उसका कार्बोनाइल कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होता है। तो फॉर्मल्डिहाइड के पास, क्योंकि CH3 ग्रुप कोई भी नहीं लगा हुआ, इसके पास 2 CH3 ग्रुप्स हैं, इसके पास एक CH3 ग्रुप है। और यहाँ पे अगर हम फॉर्मिक एसिड को देखें तो यहाँ पे रेजोनेंस के थ्रू जो है वो उसका इलेक्ट्रोफिलिक नेचर कम हो जाता है। तो यहाँ पे इन ऑप्शंस में से जिस कार्बोनाइल कार्बन का इलेक्ट्रोफिलिक नेचर ज्यादा होगा वो हो जाएगा फॉर्मल्डिहाइड का। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, फॉर्मल्डिहाइड। Then next we have another question which is based on numerical calculation। यहाँ पे हमें heat of formation दी गई है कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड की। हीट ऑफ कंबस्शन हमें फाइंड आउट करनी है किसकी, हमें करनी है कार्बन मोनोऑक्साइड की अकॉर्डिंग टू हेसिस लॉ। सो यहाँ पे हमारे पास अगर हम देखें कि रिएक्शन हमारे पास कौन सा होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन दे प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमारे पास बेसिकली क्या है, ये हमारे पास जो है इक्वेशन है फॉर दिस कंबशन। सो बेसिकली यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लगाएंगे फार्मूला हेसिस लॉ के अकॉर्डिंग। तो वो फार्मूला होता है बेसिकली डेल्टा H इज इक्वल्स टू डेल्टा HF ऑफ रिएक्टेंट्स ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस डेल्टा HF ऑफ रिएक्टेंट्स। हम हमारे पास जो भी हीट ऑफ फॉर्मेशन प्रोडक्ट्स की होगी, जो भी रिएक्टेंट्स होंगे उनको हम आपस में क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे अकॉर्डिंग टू हेसिस लॉ।
हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। अब यहाँ पे हमारे पास रिएक्टेंट्स कौन से हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन क्योंकि ऑलरेडी अपनी नेचुरल फॉर्म में है तो इसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। हीट ऑफ फॉर्मेशन हमें कार्बन मोनोऑक्साइड की मिली हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड की मिली हुई है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, हमारी जो प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, उसकी हीट ऑफ फॉर्मेशन में से हम हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है वो माइनस कर देंगे। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या है हमारे पास? -94 माइनस जो हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड है वो है -26.4। ये -94 माइनस माइनस हो जाएगा +26.4। इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -67.6 किलो कैलोरीज। So the correct option is -67.6 kilocalories. So the correct option will be B. Simply formula लगाकर हमें calculation करनी थी. Then next we have the rate of dehydration of alcohol is. So basically प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स में से अगर हम देखें तो किसी की भी जब डिहाइड्रेशन होगी इट मीन्स उनमें से वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव होगा और वो कन्वर्ट हो जाते हैं अल्कीन्स में। सो रेट ऑफ डिहाइड्रेशन उसी अल्कोहल की ज्यादा होगी जिसका जो कार्बोकेटाइन होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि जैसे ही उसका जो इंटरमीडिएट स्टेट कार्बोकेटाइन बनेगा तो कार्बोकेटाइन जो है वो टर्शरी अल्कोहल का ज्यादा स्टेबल होता है। तो जिसका आपका जो है कार्बोकेटाइन स्ट्रॉन्ग होगा, स्टेबल होगा, मोस्ट स्टेबल होगा, उसका रेट ऑफ डिहाइड्रेशन ज्यादा होगा। तो टर्शरी का ज्यादा होता है, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। सो द करेक्ट ऑर्डर विल बी ए। Then next we have for which reaction the value of Kc increases with increasing temperature। अब यहाँ पे केसी की वैल्यू जो है वो टेम्परेचर के साथ तब इंक्रीज करेगी जब हम रिएक्शंस को कंपेयर करेंगे एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक के हिसाब से। अब एंडोथर्मिक रिएक्शंस जो होते हैं उनको एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, उनका अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वो फेवरेबल होता है और वो आपका रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस का अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो वो उनके लिए अनफेवरेबल होगा और आपका रिएक्शन जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में मूव होना स्टार्ट होता है अकॉर्डिंग टू ली शटेलर्स प्रिंसिपल। सो केसी इंक्रीजेज, केसी किसकी इंक्रीज होगी? जब भी हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो केसी की वैल्यू उस रिएक्शन की इंक्रीज होगी जो एंडोथर्मिक होगा और उस रिएक्शन की डिक्रीज होगी जो कि एक्सोथर्मिक होगा। अब यहाँ पे अगर हम इन सारे ऑप्शंस को देखें तो फर्स्ट हमारे पास जो रिएक्शन है कंबस्शन रिएक्शन है, हमें पता है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, उसकी वैल्यू इंक्रीज नहीं होगी। देन सेकंड हमारे पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, ये भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, इसकी भी वैल्यू इंक्रीज नहीं होगी। थर्ड रिएक्शन हम पढ़ते हैं फॉर्मेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड वाले प्रोसेस में। तो सल्फर ट्राइऑक्साइड जब बनता है तो ये भी प्रोसेस आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। तो ये तीनों ऑप्शंस बेसिकली जो है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं। इनको जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इनकी केसी की वैल्यू इंक्रीज नहीं होगी, डिक्रीज होगी। जबकि अगर हम लास्ट ऑप्शन को देखें, हाइड्रोजन आयोडाइड जब बनता है तो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। तो ये हमारा जो रिएक्शन है ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो द करेक्ट ऑप्शन विल बी डी। अगर हम इसका जो है टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से इसकी केसी की वैल्यू इंक्रीज होगी। ओके, देन नेक्स्ट वी हैव द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी विल बी। अब बॉन्ड एनर्जी, जितना बॉन्ड आपका स्ट्रॉन्ग होगा उतनी जो है वो बॉन्ड उसको तोड़ने में एनर्जी ज्यादा चाहिए होगी। तो बॉन्ड एनर्जी बेसिकली वो एनर्जी होती है जो किसी बॉन्ड को तोड़ने के लिए रिक्वायर्ड होती है या फॉर्मेशन के लिए भी रिक्वायर्ड होती है। तो जितना आपका बॉन्ड का डिस्टेंस कम होगा, जितना आपके मॉलिक्यूल का साइज कम होगा, उतना जो है वो आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें, हमें कंपेयर करना है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड एंड हाइड्रोजन आयोडाइड में से तीनों को हमें कंपेयर करना है कि किसकी बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू ज्यादा होगी। तो अगर हम क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन को देखें तो क्लोरीन का साइज कम होगा, ब्रोमीन का साइज ज्यादा होगा, आयोडीन का साइज और ज्यादा होगा। तो यहाँ आयोडीन का साइज जितना ज्यादा होगा बॉन्ड उतना वीक होगा, तो उसकी बॉन्ड एनर्जी कम होगी। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी किसकी होगी?
hydrogen chloride, then hydrogen bromide, then hydrogen iodide. So the correct option will be A. Hydrogen chloride का bond और energy ज़्यादा होगा as compared to HBr. It will be greater than HI. Okay. Then which of the following is the least volatile? इन सब में से least volatile कौन सा है? अब अगर इन सबको अगर हम कंपेयर करें तो एसिटिक एसिड एंड डाइथाइल ईथर बेसिकली ये दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ग्लाइसरोल भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लेकिन वॉलेटिलिटी जो है वो डिपेंड करती है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पे। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जितनी स्ट्रांग होगी आपका जो मॉलिक्यूल है वो लेस वॉलेटाइल होगा। अब वाटर में हमें पता है कि हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो ये इतना ज्यादा वोलेटाइल नहीं होता, लेकिन इन सबको अगर हम कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो ग्लाइसरोल में होती है। तो इन सब ऑप्शंस में से ग्लाइसरोल जो है वो कम वोलेटाइल होगा ड्यू टू मोर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ए। देन नेक्स्ट वी हैव टू क्वेश्चंस रिलेटेड टू द IUPAC नेमिंग। सो फर्स्ट अगर हम देखें, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास दिस कंपाउंड, इसको अगर हम खोल कर लिखें तो ये हो जाएगा CH3। then we have 4 times CH2, 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 then CH2, then we have then we have CH और इसके ऊपर एक लगा हुआ है CH3 और एक इसके ऊपर दो इसके ऊपर बेसिकली CH3 लगे हुए हैं। तो अगर तो हम देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब हम यहाँ से इसकी जो है हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। तो 2 पे बेसिकली लगा हुआ है मिथाइल और लॉन्ग चेन आपकी है 7 कार्बन एटम्स की, तो ये हो जाएगा 2 मिथाइल हेप्टेन। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ए। देन नेक्स्ट हमारे पास है C2H5CH। इसको अगर हम थोड़ा खोल कर लिखें तो ये हो जाएगा C2H5 को अगर हम ऐसे लिखें CH3 देन CH2 देन CH देन डबल बॉन्ड देन C। अब इस C के ऊपर C3H7 मीन्स एक CH2 देन सेकंड CH2 देन CH3। ओके, देन क्या है हमारे पास C2H5, इसको हम CH2CH3 करके लिख सकते हैं। ओके, अब अगर हम देखेंगे तो यहाँ से फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड पोजीशन पे आपका डबल बॉन्ड आ रहा है, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड, यहाँ से भी थर्ड पोजीशन पे आपका डबल बॉन्ड आ रहा है, लेकिन अब हम देखेंगे कि लॉन्गेस्ट चेन कौन सी हो रही है। तो ये यहाँ से अगर हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो ये 7 तक आपका चला जाएगा। और यहाँ से अगर हम देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6, तो नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7। तो लॉन्गेस्ट चेन आपकी 7 कार्बन एटम्स की है और डबल बॉन्ड आपका 3 पे लगा हुआ है। तो और 4 पे आपका क्या लगा हुआ है, 4 पे आपका लगा हुआ है इथाइल ग्रुप। फोर्थ कार्बन एटम पे इथाइल ग्रुप है, थर्ड कार्बन एटम पे आपका डबल बॉन्ड है और लॉन्गेस्ट चेन आपकी है 7 कार्बन एटम्स की। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 इथाइल हेप्ट 3 इन। ओके, so the correct option will be C. Then next we have which of the following molecules have similar molecular shape? अगर हम ऑप्शंस को देखें तो जो 4 पेयर्स हमें दिए गए हैं बेसिकली, तो इनमें से अगर हम जो ऑप्शन डी है उसको देखें तो वाटर एंड टिन क्लोराइड, इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो सिमिलर होता है, शेप इनका सिमिलर होता है, दोनों की एंगुलर शेप होती है, दोनों के पास एक लोन पेयर होता है और दोनों की एंगुलर बेंट या वी शेप होती है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये क्वेश्चन जो है बेसिकली वो बुक्स में नहीं दिया हुआ उसकी कैलकुलेशन, लेकिन अगर हम इसको देखें तो उसका एक फार्मूला है, जो है आयोनिक कैरेक्टर को कैलकुलेट करने का एक फार्मूला यूज होता है। यहाँ पे बेसिकली हमें दो एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यूज दी हुई है 1.20 एंड 4। अगर हम इन दोनों का डिफरेंस निकालें, 4 में से हम 1.20 को माइनस कर दें तो हमारे पास इनका डिफरेंस क्या आ जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज का, वो आ जाएगा 2.8। ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा एक्स से। और परसेंट आयोनिक कैरेक्टर के लिए हम जो फार्मूला यूज करते हैं वो करते हैं 1 माइनस ई पावर माइनस 0.25 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा एक्स स्क्वायर, ओके, देन इनटू 100।
तो यहाँ पे हम डेल्टा एक्स की जगह पे ये जो डिफरेंस निकाला वो रखेंगे, 2.8 का स्क्वायर निकालेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.25 से, देन ई की वो पावर निकालेंगे हम, देन उसको 1 में से माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जो आंसर आएगा बेसिकली वो आएगा 86%। अब 86% क्योंकि हमारे पास ऑप्शन में अवेलेबल नहीं है, तो 86 से करीब करीब जो भी ऑप्शन हमारा होगा वो करेक्ट हो जाएगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी। ओके, देन नेक्स्ट वी हैव फिनोल डिफर्स फ्रॉम इथेनॉल। अब फिनोल अल्कोहल या इथेनॉल से डिफरेंट क्यों होता है? वो इस वजह से होता है क्योंकि उसके अंदर जो है वो रेजोनेंस होती है। रेजोनेंस की वजह से उसकी एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होता है, जबकि अगर हम इथॉक्साइड आयन को देखें, जो इथेनॉल के थ्रू जो इथॉक्साइड आयन बनता है उसका एसिडिक नेचर इतना ज्यादा नहीं होता। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस यही है कि फिनोल इज मोर एसिडिक। क्यों? बिकॉज ऑफ रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कॉन्जुगेट बेस। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी बी। बाकी अदर ऑप्शंस को अगर हम देखें, तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो कह रहा है कि इट फॉर्म्स स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्ड्स टू इट्स एरोमेटिक रिंग। फिनोल हाइड्रोजन बॉन्ड जरूर बनाता है लेकिन अपनी रिंग के साथ नहीं बनाता, तो ये गलत हो जाएगा। इट रेडिली अंडरगोज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एट द OH ग्रुप, तो ये भी गलत है हमारा। इज कम्प्लीटली इनसॉल्युबल इन वाटर। फिनोल जो है वो इनसॉल्युबल नहीं है क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वाटर के साथ, तो वो थोड़ा बहुत स्लाइटली सॉल्युबल होता है। Okay, then next we have which reagent and condition are used to bring about the reaction shown? टोलीन से पेराक्लोरोटोलीन अगर हम बनाना चाहें, हमारे पास टोलीन है, टोलीन की हम फर्दर जो है उसको क्लोरीनेशन करवाएं, और पेराक्लोरोटोलीन बनाने के लिए कौन सी कंडीशन यूज होती है? तो वो होती है बेसिकली उसके साथ हम क्लोरीन का रिएक्शन करवाते हैं लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड। तो ये इसकी कंडीशन होती है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, chlorine in the presence of aluminum chloride. Okay, then next we have another question related to the percentage yield. So यहाँ पे basically थोड़ा question tricky है. What is 50% yield when actual yield and theoretical yield are 2 gram and 4 gram? हमें एक्चुअल यील्ड और थ्योरेटिकल यील्ड दी हुई है। अगर हम इसका परसेंटेज यील्ड निकालना चाहें तो ये हो जाएगा एक्चुअल यील्ड 2 अपॉन थियोरेटिकल यील्ड 4 इंटू 100। ओके, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 इंटू 100, ये आ जाएगा 50%। अब क्वेश्चन में हमें पूछा जा रहा है कि 50% यील्ड क्या निकलेगी। 100% यील्ड तो 50% आएगी। अब इसका जो आधा होगा वो क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ए, 25। ओके, देन वी हैव अनदर क्वेश्चन ऑफ IUPAC। हमें एक ये कंपाउंड दिया हुआ है, इसका IUPAC नेम, तो अगर हम इसको थोड़ा खोल कर लिखें तो वी हैव देन Cl। ओके, देन वी हैव हियर ओनली वी हैव C। तो इसकी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए हम यहाँ पे लगाएंगे 3 कोवेलेंट बॉन्ड्स, तो ये हो जाएगा CH3Cl। ओके, अब अगर हम इसको देखें तो ये ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है, इट मीन्स ये अल्काइन होगा। और उसके साथ क्या लगा हुआ है? तो ये क्या हो जाएगा बेसिकली? इथाइन। इथाइन के साथ क्या लगा हुआ है? क्लोरीन। तो ये हो जाएगा क्लोरो इथाइन। ओके, ट्रिपल बॉन्ड की वजह से इथाइन होगा और क्लोरीन लगा हुआ है, तो करेक्ट ऑप्शन विल बी बी, क्लोरो इथाइन। Okay, so next we have a question related to SN2 reaction, अल्काइल हैलाइड्स का। यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी पूछा गया। अब SN2 रिएक्शन हमें पता है कि एक सिंगल स्टेप में होता है। अब यहाँ से आपका जो है वो न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा होता है और लीविंग ग्रुप जो है उसको निकलना होता है। तो बेसिकली वो अल्काइल हैलाइड जो कि इजीली लीविंग ग्रुप को जाने देगा, उनका बॉन्ड वीक होगा, उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। तो अगर हम अल्काइल आयोडाइड, अल्काइल ब्रोमाइड, अल्काइल क्लोराइड एंड अल्काइल फ्लोराइड को अगर हम आपस में कंपेयर करें तो आयोडीन का साइज सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। फ्लोरीन का साइज सबसे कम होगा। क्योंकि फ्लोरीन का साइज सबसे कम है तो ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा और ये वीक बॉन्ड होगा। तो इसका क्योंकि वीक बॉन्ड होगा तो इसका जो आयोडीन है, जो लिविंग ग्रुप है, वो इजीली निकल जाएगा। इसके लिए इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। सो रिएक्टिविटी का जो ऑर्डर होगा हमारे पास वो होगा डी। आर आई विल बी ग्रेटर देन RBr, विल बी ग्रेटर देन RCl, विल बी ग्रेटर देन RF। ओके, then next we have among the following compound the most susceptible to nucleophilic attack on carbonyl carbon is। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली जिसका इलेक्ट्रोफिलिक नेचर ज्यादा होगा, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगी, न्यूक्लियोफाइल उस पर ज्यादा अटैक करेगा।
तो अगर हम एसिटाइल क्लोराइड को देखें CH3COCl, इसमें क्लोरीन की वजह से, क्योंकि क्लोरीन जो है वो पुअर डोनर है, तो यहाँ पे क्लोरीन की वजह से क्या होगा, कार्बन का इलेक्ट्रोफिलिक नेचर ज्यादा हो जाता है और उसकी वजह से इस पे न्यूक्लियोफिलिक का अटैक ज्यादा होता है। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ए, एसिटाइल क्लोराइड। Then we have another question. Which of the following is expected to be the most paramagnetic? अब पैरामैग्नेटिक वो होगा जिसके पास ज्यादा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो अगर हम लिथियम को देखें तो लिथियम का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो ये हो जाएगा 1s 2s 1s2 2s1। देन बेरिलियम का अगर हम देखें तो बेरिलियम का क्योंकि 4 है तो ये हो जाएगा 1s2 2s2। देन बोरॉन विल बी 1s 2s 2p, तो 2 2 and 1। देन कार्बन 1s2 2s2 2p 2। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो इसके पास लिथियम के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, बोरॉन के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जबकि कार्बन के पास दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 2p में। तो क्योंकि कार्बन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं तो इसकी वजह से इसका पैरामैग्नेटिक नेचर जो है, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर ज्यादा होगा। more the number of unpaired electrons, more it will be paramagnetic. So the correct option will be D. Then next we have formation of activated complex in a reaction. किसी भी रिएक्शन में जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है वो कौन सा प्रोसेस होता है, उसमें एनर्जी रिलीज होती है, रिक्वायर्ड होती है, या कुछ भी नहीं होता, या वो होता है या एक्सो होता है। तो जब भी आपके रिएक्शन में एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है तो उसको एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, वो हमेशा जो है वो एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी बी, एंडोथर्मिक प्रोसेस। Then next we have the maximum probability of finding an electron is at a distance of। तो हमें पता है कि बोहर्स ने जो अपना रेडियस निकाला था, बोहर्स रेडियस की वैल्यू जो है वो होती है 0.529 एंगस्ट्रॉम। तो बोहर ने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन हमें किस न्यूक्लियस से किस डिस्टेंस पे मिलेगा, 0.529 एंगस्ट्रॉम पे मिलेगा। अब यहाँ पे क्योंकि हमारे पास ऑप्शन में सारी वैल्यूज नैनोमीटर में, तो सिंपली हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.1 से, और इसको अगर हम 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.053 नैनोमीटर, 0.053 नैनोमीटर। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी सी। Okay, then next we have another IUPAC name of vinyl acetylene। तो विनाइल एसिटाइलिन बेसिकली इसमें डबल बॉन्ड भी होता है, ट्रिपल बॉन्ड भी होता है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है CH2 डबल बॉन्ड CH देन C देन ट्रिपल बॉन्ड CH। यहाँ पे बेसिकली एसिटाइलिन के साथ विनाइल ग्रुप लगा हुआ होता है। तो इसका अगर हम IUPAC नेम देखें तो अगर तो आपके पास सेकंड एंड थर्ड बॉन्ड सिमिलर पोजीशन पे लगे हुए हैं, यहाँ से आपका जो है वो ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ से आपका डबल बॉन्ड है, तो हम प्रेफर किसको करेंगे, डबल बॉन्ड को करेंगे। तो नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे लेफ्ट से 1 2 3 4। तो बेसिकली 1 पे आपका इन लगा हुआ है, 3 पे आपका आइन लगा हुआ है, और जो आपकी लॉन्ग चेन है उसमें 4 कार्बन एटम्स हैं। तो ये हो जाएगा ब्यूट 1 इन 3 आयन। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ए। Then 123, which atom has at least single electron in dumbbell shape orbital? अब dumbbell shape किसकी होती है, p orbital की होती है। तो अगर हम हाइड्रोजन को देखें तो उसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है, s में होता है। हीलियम के पास दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दोनों जो है वो s में होते हैं। अब लिथियम के पास 3 और बोरॉन के पास जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब लिथियम के पास हो जाएगा 1s2। तो लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है तो ये हो जाएगा 1s2 2s1। इसके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन तो है लेकिन ये s में है। तो अगर हम बोरॉन को देखें तो इसका एटॉमिक नंबर 5 इलेक्ट्रॉन्स, तो 1s 2s 2p। इसमें दो एक इसमें, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन इसका आ जाएगा p ऑर्बिटल में। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी डी, बोरॉन। Then next we have which of the following adhesive is used to bond broken pieces of jewelry। जब ज्वेलरी के जो broken pieces होते हैं उनको जोड़ने के लिए जो adhesive यूज होता है वो सुपर ग्लू यूज होता है। करेक्ट ऑप्शन इज ए। Then ratio of sigma bonds and pi bonds present in benzene। अगर हम बेंजीन को देखें तो बेंजीन के पास 13 सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं, सॉरी 12 सिग्मा बॉन्ड्स होते हैं, और इसके पास 3 जो है वो पाई बॉन्ड्स होते हैं। इनका अगर हम रेशियो निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4:1। सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी ए, 4:1।
देन लास्ट क्वेश्चन, विच वन इज एडिशन पॉलीमर? इनमें से एडिशन पॉलीमर कौन सा है? वो है पॉलीविनाइल क्लोराइड। सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी कमेंट हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। देन मिलते हैं इंशाल्लाह। अपनी ये वीडियो ज़रूर अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। हाँ, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।